गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। अभी चैप्टर नंबर 1095 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये कुछ ऐसे स्पॉयलर्स थे जो कि किसी भी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मतलब पिछले चैप्टर में गोरोसे को देखने के बाद किसी ने ये नहीं इमेजिन किया होगा कि अगले चैप्टर में तुम्हें गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा कि आखिर गॉड वैली पे होता क्या था, शैंक्स का पॉसिबल रिलेटिव कौन हो सकता है। इतनी सारी चीजें हमको सिर्फ स्पॉइलर से ही पता चल गई, पता नहीं चैप्टर क्या ही गांड फाड़ आने वाला है। और तुम लोग को भी इन सारी चीजों के बारे में जानना तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आवाज थोड़ी सी गूंज रही है तो माफ करना, मैं इस समय हैदराबाद वापस आ गया हूँ तो अभी थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ। खैर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1095। इस चैप्टर का टाइटल होने वाला ए वर्ल्ड इन विच इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव। तुम टाइटल से ही समझ सकते हो कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। एक्चुअली वन पीस की दुनिया में ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि मर ही जाते वो ज्यादा बेटर होता, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात स्लेव्स की हो रही है। फिर इन स्लेव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमें पहले स्टार्टिंग में कुछ पैनल्स दिखेंगे वहाँ पे हमें कुमा की स्टोरी दिखेगी, क्योंकि पिछला चैप्टर जो है वो बोनी के ऊपर खत्म हुआ था। तो हमें थोड़ा सा कुमा की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो बोनी ने कुमा की मेमोरीज को एक्सेस कर लिया था वेगापंक के लैब में। अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आखिर कुमा के साथ पहले क्या हुआ था और कैसे बोनी का बाप मरा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गॉड वैली का फ्लैशबैक। आई थिंक गॉड वैली का फ्लैशबैक काफी हद तक मे बी कुमा वाले ही फ्लैशबैक में हमें देखने को मिल सकता है। इस फ्लैशबैक में हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे, ऑब्वियसली दुनिया के सबसे हरामी लोग जो थे, वो लोग वहां पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। अब ये टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन टूर्नामेंट्स का मोटिव ये होता था कि दो रेसेस के जो लीडर्स हैं वो आपस में फाइट करेंगे और जो हारने वाला बंदा होगा उसकी पूरी की पूरी रेस को ही खत्म कर दिया जाएगा, मतलब पूरी की पूरी जात को ही निपटा दिया जाएगा। पॉसिबली यहाँ पर काफी सारे रेसेस के लोगों की फाइट होती होगी, जैसे कि अपने ब्लैक विंग वाले लोग, जो कि अभी तुमने किंग को देखा था। टीआई ट्राइब भी हो सकता है, मे बी ओनी रेस के लोग भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि लोग काइडो को भी पकड़ कर ले गए थे। और ये वो रीजन हो सकता है कि काइडो आखिर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को इतना ज्यादा हेट क्यों करता है। बाद हमें ये भी पता चलता है कि कुमा एक्चुअली में इंसान नहीं है, वो भी दूसरे रेस से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली उसके बॉडी साइज को देख के लग ही रहा था कि वो इंसान नहीं हो सकता, वो भी एक अलग ट्राइब को बिलोंग करता है। एंड शायद इस बंदे ने भी यहाँ पर फाइट किया होगा, जिसके बाद इसको भी किडनैप करके इन लोगों ने स्लेव बना लिया होगा। ये सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन फिर उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि अभी पिछले 10-20 चैप्टर में देखने को मिला है वो है फिगारलैंड गार्लिंग। वो बंदा हमको अपने यंग एज में देखने को मिलता है। यंग एज से तुम समझ सकते हो ना, बंदा बिल्कुल बिल्कुल शैंक्स की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर सिर्फ उसका ये बियर्ड नहीं है, क्योंकि वो यंग था ऑब्वियसली, तो उसका वो अपने जो मून वाला जो लुक था ना वो अभी देखने को नहीं मिलता है। बट ओवरऑल जो उसका फेस वो पूरा पूरा शैंक्स जैसा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक साबित हो जाता है कि शैंक्स का ये रिलेटिव हो सकता है। अभी मैं उसका बाप इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद हो तो अभी जोरो की तरह उशिमारू भी दिखता था वानो के आइलैंड पर, लेकिन ऑब्वियसली उशिमारू उसका दूर का चाचा निकला, ना कि उसके खुद का कोई बाप या फिर दादा वगैरह। और जहां पर मैंने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि गॉड वैली कैसे एक काइंड ऑफ प्लेस होगा जहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन वगैरह लोग हैंग आउट करने जाते होंगे, टाइम पास करने जाते होंगे, तो पूरा पूरा वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा कि गॉड वैली एक्चुअली में एक टूर्नामेंट की जगह थी, ना कि कोई रिजॉर्ट टाइप की जगह। सो बेसिकली यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे, ये लोग सेलेस्टियल ड्रैगन्स यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते थे और फिर लास्ट में जो बंदा हारता था उसके पूरे पूरे ट्राइब को एलिमिनेट कर देते थे। और हो सकता है हमें इस आइलैंड का लोकेशन भी देखने को मिल जाए, जहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये गॉड वैली जो है ये ग्रैंड लाइन में होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड वैली शायद पॉसिबली वेस्ट ब्लू में लोकेटेड है, और इस लोकेशन के रिवील की वजह से ये चीज भी पूरी तरह से शैंक्स के बर्थ लोकेशन से अलाइन होती है, जहां पर शैंक्स भी आज से 40 साल पहले वेस्ट ब्लू में ही पैदा हुआ था। चीज हमको 2012 में बताई गई थी, एक डेटा बुक रिलीज हुआ था वन पीस का जो कि पूरी तरह से कैनन है, तो वहां पे रिवील किया गया था कि शैंक्स 40 साल पहले वेस्ट ब्लू में पैदा हुआ था। और पैदा होने के 1 साल बाद रॉजर ने उसको एक संदूक में से निकाला था। हो सकता है तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि वो गार्लिंग का बेटा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसका नाजायज औलाद हो जिसको उसने बस ऐसे ही रख दिया हो साइड में, या फिर पॉसिबली जो कि सबसे ज्यादा फेमस फैन थ्योरी है कि वो उसी का बेटा हो, बट रॉक से बचाने के लिए उसने उसको संदूक में बंद कर छुपा दिया हो। अभी शैंक्स का क्या हिसाब है ये तो हमको बाद में पता चलेगा, बट सिर्फ ये बात सोचना कि यहाँ पर एक जेनोसाइडल टूर्नामेंट होता है, कितनी फक्ड अप बात है। मतलब दो रेसेस के लोग आपस में सिर्फ इसीलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद की रेस को बचाना है। ऐसा भी नहीं कि फाइनल डिसीजन जो है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के हाथ में हो, इनकी फाइट पर डिसाइड हो रहा है कि आखिर कौन सा ट्राइब खत्म किया जाएगा। नॉइज डिटेल के पता चलने के बाद एक चीज मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ पर्सनली कि क्या रॉक्स गलत था। रॉक्स यहाँ पर सीधे सीधे गॉड वैली पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को एलिमिनेट करने आया था। पॉसिबली वो चाहता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसको किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि रॉक्स भी शायद एक फॉर्मर स्लेव हो जो कि वहां से बचकर किसी तरह भागा हो। और यहीं से हमें भी पता चल जाता है कि लुनानिया ट्राइब के साथ क्या हुआ, किसने उनको खत्म किया और किंग कैसे वहां से बचकर निकला। यहाँ पर टूर्नामेंट के दौरान में भी किंग हार गया और फिर जो कुछ और बच्चे वहां पर बचे थे लुनानिया ट्राइब में से, उन लोग को पकड़कर पंख हजार पे लेके गए होंगे ये लोग, ताकि वहां पर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाए और फिर लिनिएज फैक्टर का पता कर पाए, जिससे लोग डेविल फ्रूट वगैरह को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर पाए। काफी ज्यादा डार्क चीजें इधर हुई है इस वाले आइलैंड पे।
जो कि हमें मांगा के चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस स्पॉयलर्स खत्म हो गया और वीडियो खत्म होने से पहले कुछ और एनिमेटेड चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगा कि गोजो सेंसे का नाम एक ब्राजील के फिजिक्स के पेपर में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर इनका जो पर्पल होलो वाला टेक्निक है उसके किनेटिक एनर्जी को लेकर कोई क्वेश्चन होगा। मेरे को ब्राजीलियन आती नहीं है, तो तुम में से कोई पढ़कर बताओ कि क्या ये सही है या नहीं। इसके बाद स्पाइक्स फैमिली का सीजन 2 चल रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी पहला एपिसोड आया था, बहुत सही लगा मुझे। मांगा मैंने पढ़ी नहीं है, तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस जाता है जब भी स्पाइक्स फैमिली आता है। उसके बाद बर्ज़र्क फैंस के लिए भी मस्त अपडेट आया हुआ है। मैंने ये मांगा नहीं पढ़ी है, तो इसका नया एनिमे आने वाला है जो कि सेंसर्ड नहीं होगा, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे को मांगा पढ़ने का मन नहीं था, एनिमे आ जाए तो बढ़िया है। इसके बाद ओडा सेंसे से भी रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है कि कैसे ओडा और ताकेयुकी इनोए, ये बेसिकली वेगाबॉन्ड के राइटर हैं, तो ये दोनों एक ही शहर में पैदा हुए थे और वहीं पर एक ही शॉप पर काम भी किया करते थे। ओडा सेंसे का जन्म कामामोटो नाम के एक शहर में हुआ था जापान में, तो वहां पर एक शॉप हुआ करती थी। तो जब ओडा सेंसे को न्यू आर्टिस्ट अवार्ड मिला तो वहां पर गया और शॉपकीपर से बोला कि भाई देखो मैं ये अवार्ड जीत चुका हूँ। इसके बाद शॉपकीपर ने बोला कि भाई अगर तू बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन गया तो तू सेकंड बंदा होगा जो कि इस शॉप पे आया है इस बारे में बताने के लिए। तो ओडा सेंसे ने पूछा कि अगर पहला बंदा कौन है। इस पे उस शॉपकीपर ने वेगाबॉन्ड के राइटर का नाम बता दिया। इसके बाद ओडा सेंसे वाज लाइक कि ये तो आस मोमेंट हो गया ब्रो। बेसिकली ये दोनों सेम ही शहर में एक ही शॉप पर काम किया करते थे। आई डोंट नो ओडा सेंसे वहाँ पर काम किया करते थे यानी, बट ताकेयुकी इनोए वहीं पे काम किया करते थे। जिसके बाद ओडा सेंसे भी जब उस शॉपकीपर के पास गया तो बताया कि हाँ भाई ये लड़का यहीं पे काम करता था और आज बहुत बड़ा मांगा राइटर बन गया। दैट वाज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मुझे लगा और मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। उसके बाद वन पीस के सीजन 2 को भी लेके तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इसका क्या है, क्या आएगा या नहीं, तो ये ऑलरेडी कंफर्म हो गया, तुम लोग को तो पता ही चल गया होगा। तो इसका स्क्रिप्ट वगैरह भी अभी रेडी हो रहा है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने गलती से बोल दिया था कि स्क्रिप्ट रेडी है। ओडा सेंसे ने बाद में क्लियर कर दिया था कि स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। आई डोंट नो इन लोग चॉपर को कैसे बनाएंगे, पता नहीं उसका CGI होगा या फिर उसको किसी रियल एनिमल या फिर रियल ह्यूमन के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। तुम लोग क्या लगता है कमेंट सेक्शन में तुम लोग मेरे को बताओ। दैट वाज फॉर स्पॉयलर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1095 एंड सम न्यूज वीडियो। अगर तुम लोग को ये आइडिया पसंद आया कि स्पॉयलर्स के बाद थोड़ा सा छोटा मोटा न्यूज के बारे में बात करें तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अलग से एक न्यूज वीडियो बनाना मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। तो इस चीज के बारे में तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर तुम लोग को मांगा का भी डिटेल वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसको आते ही मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग ज्वाइन बटन वगैरह यूज कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। So until the next video, play on.